हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या है बोर्ड पे हेडिंग डाला हुआ अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, फिर से हम लोग याद करते हैं अपरिमेय संख्याओं को। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, तो हमने बताया था कि ठीक है वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर उसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, चलिए बारी बारी से करके हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले लेते हैं क्या, अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डालते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर। IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो लिखेंगे वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर p/q के रूप में ना हो तो फिर किस रूप में रहेगा, तो ये ठीक है देखने को मिलेगा। एक तो अभाज्य संख्या होगी और दूसरा में वो रूट में होगी। ठीक है ना, पहला तो ये देखने को मिलता है, जैसे लिखते हैं पहले, जैसे √2, ठीक है, √3, √5। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़े तब बोल सकते हैं 0.10100010000। ठीक है ना, फिर डॉट डॉट 0.202002000 डॉट डॉट। ठीक है ना, अब इसको फिर पहचान देखते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे हमें समझ में आएगा कि हाँ ठीक है यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखते हैं इसके पहचान को। ठीक है, पहचान में इस संख्याएं अभाज्य, ये संख्याएं अभाज्य होगी और ये संख्याएं अभाज्य होगी और रूट के अंदर होगी, रूट के अंदर होगी तथा जो भाज्य होगी, जो भाज्य हो उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वर्गमूल नहीं निकलता हो। जैसे यहाँ पे रूट में, ठीक है, 2 रख लेते हैं, तो यहाँ तो हमारा 2 अभाज्य संख्या है और रूट में है, इसीलिए क्या है, अपरिमेय है। फिर 3 ले लेते हैं, तो 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है और रूट के अंदर है, तो ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, अगर मान के चलिए √4, ठीक है ना, √4 ले ले, तो क्या ये अपरिमेय होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमारा, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा, इसलिए हमारा, ठीक है ना, ये तो परिमेय संख्या बन जाएगा, इसलिए ये वाला, ठीक है, अपरिमेय होगी। ठीक है ना, परिमेय नहीं हो सकते, अपरिमेय होगी। ठीक है ना, इसलिए इसको नहीं रखते हैं इसमें। ठीक है ना,
क्या रखेंगे, √6 लेते हैं। अब √6 लेंगे तो √6 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ठीक है। उसी तरह √8 को ले, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। उससे आगे बढ़ें तो देखेंगे 0.1011, ठीक है, 0.11, ठीक है ना, 0.11 ऐसे ही चल जाएगा, यानी ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। जब ऐसे देखेंगे अगर दशमलव में होगी और देखेंगे कि ये रुक ही नहीं रहा, अगर ऐसा देखेंगे संख्या को तो हम समझ जाएंगे क्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं क्या। अब हमें ये रह जाता है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना, ठीक है। अब हम लोग इस अध्याय में देखेंगे, इस अध्याय में हम लोग यही काम करेंगे, इस अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध करेंगे और सिद्ध करने में हमें अंकगणित की आधारभूत परिमेय संख्याओं की, ठीक है, अंकगणित की जो परिमेय है, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं इस अध्याय में, इस अध्याय में हम इन्हीं अपरिमेय संख्याओं को, इन्हीं अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को इन इस अध्याय में इन्हीं, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे जिसमें हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, जो 1.2 था, ठीक है ना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.2 की आवश्यकता होगी। जो हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय था 1.2, वो क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर ये संख्या है 8, ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप, ठीक है, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अगर 12 है तो इसको 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 3, यानी आभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। इसी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, इस अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1 ठीक है, 1.3 के लिए जो हमारा प्रमेय है 1.3, ठीक है, उसको देखने से पहले हम प्रमेय 1.3 को देखते हैं, जो हमारे प्रश्नावली के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P, ठीक है ना, P a को भी विभाजित करेगी, ठीक है, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी इसको सीधी सीधी कहने का मतलब है, ठीक है, कि जो हमारा एक तो है कि P यहाँ पे P a² को विभाजित करती है, तो P a को विभाजित करेगी, हमें ये सिद्ध करना है। और फिर दूसरा ये सिद्ध करना है कि जो हमारा a है ना, a जहाँ धनात्मक पूर्णांक दिया है, उस धनात्मक पूर्णांक का जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, उनमें से एक होगी P, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सिद्ध करते हैं। लिखेंगे चूँकि दिया है एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है
तो ए के अभाज्य गुणनखंड, ए के अभाज्य गुणनखंड, तो ए के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ए बराबर P1 P2 P3 डॉट डॉट, ठीक है, Pn, ठीक है। जहाँ, ठीक है, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो अद्वितीय है, अद्वितीय है, यानी, ठीक है, इस धनात्मक संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है इसकी जैसा दूसरा नहीं हो, ठीक है, वो कह रहा है अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब ही होता है इसके गुणनखंड के जैसा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ का ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका P1 का स्क्वायर, कॉमा P2 का स्क्वायर, कॉमा P3 का स्क्वायर, डॉट डॉट Pn का स्क्वायर। अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि दिया है क्या? P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, चूंकि दिया है P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगी, अभाज्य गुणनखंड होगी। क्यों? तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यही तो कहता है, ठीक है, कि अगर मान के चलिए ये 8 है जो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, गुना 2 मिलेगा, गुना 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर इस 8 को, ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 64। तो 64 को अगर ये 2, ठीक है, काट रहा है इसको, तो ये तो एक गुणनखंड है इसका, ठीक है। उसी तरह अगर मान के चलिए यहाँ पे 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब 12 का फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड 2 3, ठीक है ना, 2 3। तो ऐसे करेंगे तो ऐसे मिलेगा हमें 2 गुना 2 गुना 3, यानी एक अभाज्य संख्या 2 हुआ, दूसरा 2, ये 3। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, अगर ये देखें तो इस धनात्मक संख्या को ये अभाज्य संख्या इसका काट रही है, तो ये 12 का तो 2 गुणनखंड है और 12 का ये 3 भी गुणनखंड है। अगर हम इस ए का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 12 का स्क्वायर देते हैं तो 144 आ जाता है। तो 144 इस 2 को भी काट, ठीक है, 144 ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो अगर ये 2 इस ए स्क्वायर को काट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ए का ये 2 क्या है? गुणनखंड है। यही तो हमारा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहता है। तो यहीं पे लिखेंगे
यहाँ पे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ठीक है। परंतु अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के ठीक है जब गुणों का प्रयोग करेंगे तो क्या कहता है, ठीक है यहाँ पे कह रहा है कि जब अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें तो ए के गुणनखंड तो ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय गुणों का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में केवल P1 P2 P3 डॉट Pn है। इसीलिए P इनमें से एक, इसलिए P को इनमें से एक होना चाहिए, ठीक है इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं अब चूंकि A बराबर P1 P2 P3 डॉट Pn है, इसीलिए P A को अवश्य विभाजित करेगा। इस आधार पर हम कह पाएंगे ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। ठीक है ना, कि एक या अभाज्य गुणनखंड की है, तो ठीक है, एक या अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला, P1 P2 Pn डॉट डॉट, ठीक है ना, Pn तक, जहाँ P1 P2 Pn, ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या है जो अद्वितीय है। कह रहे हैं कि जब दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो हमें क्या मिला, इधर ए स्क्वायर मिला, यहाँ P1 का होल स्क्वायर, P2 का स्क्वायर और डॉट डॉट यहाँ Pn का स्क्वायर। अब चूंकि दिया था हमें क्वेश्चन में कि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए जो P है वो ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगी, ए अंकगणित, ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। लेकिन परंतु यहाँ पे क्या कर रहा है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय गुणों का प्रयोग किए हैं, जो यहाँ पे था। ठीक है, करने पर हम लोग क्या पाए हैं कि ए स्क्वायर के, ठीक है ना, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में केवल P1 P2, ठीक है, केवल P1 P2, ठीक है, डॉट डॉट Pn तक था। इसलिए जो P है, ठीक है, P है इनमें से, यानी P1 P2 में से ही एक होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे आए तो हम देखें कि अब चूंकि A बराबर P1 P2 Pn है डॉट डॉट, इसलिए P को, जो P है A को अवश्य विभाजित करेगा। इस आधार पर हम लोग क्या किए, सिद्ध करेंगे कि √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए 1 ठीक है, जो परिमेय 1.4 है उसको हम समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब परिमेय 1.4 को। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं इसका उल्टा, यानी अपरिमेय है तो हम इसको परिमेय मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यदि जब √2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, √2 बराबर P बटा Q कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P अगर Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अर्थात सभाज्य संख्या क्या होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गुणन, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होती है, अर्थात इसमें यानी P और Q में, इसमें P और Q में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि दो लगातार जो भी संख्याएं होती है उसका जो HCF होता है वो क्या होता है, एक। तो P और Q दोनों लगातार हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका HCF क्या है, एक, यानी इसमें जो कॉमन मिलेगी क्या मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है ना, ये अलावा इसमें P और Q में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो देखते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो Q से इसमें गुना करेंगे, तो Q से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, Q√2 बराबर P। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ Q√2 का होल स्क्वायर, यहाँ P का होल स्क्वायर, यहाँ जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो Q का होल स्क्वायर करेंगे तो EQ स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर। अब लिखेंगे चूंकि दो, यहाँ से दो इसको ले आएंगे तो इधर तो भागे में हो जाएगा, तो दो इसको काटेगा यानी विभाजित करेगा। लिखेंगे चूंकि दो
पी स्क्वायर को विभाजित करता है, जो पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए दो पी को भी विभाजित करेगा, यहाँ लिख देंगे क्या, परिमेय 1.3 के अनुसार। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ जो P दिख रहा है ना, यहाँ पे जो रहता है उसके बराबर हम एक अंक लेते हैं, यहाँ जो अंक रहता है उसको, एक ABCD का जो ठीक है लेटर होता है उसको कोई लेंगे, तो क्या करते हैं, लिखते हैं अब P बराबर, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं अब P बराबर 2, इसको उठाएंगे, यहाँ पे जो रहता है उसको मानते हैं, और ABCD का इन P और Q के छुड़ा के कुछ भी मान लेंगे, तब P बराबर A मान लेते हैं, ठीक है ना, तब P बराबर 2A लेने पर तथा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 क्या है, तो एक है हमारा 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, P की जगह पे क्या रखेंगे, 2B, जो P की जगह P बराबर इतना है, तो यहाँ पे 2Q स्क्वायर तो रहेगा, और यहाँ 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि P का मान तो हमें इतना दिया है 2A, ठीक है, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया मैंने, तो 2Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर मारेंगे तो 4, A का स्क्वायर मारेंगे तो A स्क्वायर, अब 2 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो बच्चे जाते यहाँ Q स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब ध्यान देंगे जरा, ये 2 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे चूंकि 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, वहीं पर में लगेगा कौन, 1.3 पर में 1.3 के अनुसार पर में 1.3 के अनुसार, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 P को विभाजित करेगा, यहाँ कह रहा है कि 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 Q को विभाजित करेगा। इन दोनों प्रक्रिया से हमें स्पष्ट हो रहा है कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, लेकिन हम लोग देखे थे कि P और Q में एक सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं था, इसलिए ये विरोधाभास करता है, तो हम लिखेंगे उपरोक्त प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
खंड 2 है। लेकिन हम जानते हैं कि P और Q में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, खंड है। और यहाँ पे लिखते हैं इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 और उसमें जो एग्जाम्पल यानी उदाहरण दी हुई होगी उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।